हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी गाउस। तो आज हम बात करेंगे जनरल साइंस के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस सेट थर्ड के बारे में, जिसमें कि एज ऑलवेज 10 एमसीक्यूज होंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप सबके लिए अवेलेबल होंगे। कई सारे एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, रेलवेज और स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम्स होते हैं उन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और इसके जो बाकी सेगमेंट है उनका लिंक या तो ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा या फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन में भी जाके वहाँ से इसके बाकी सेगमेंट्स को देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ओजोन से रिलेटेड। जो प्योर ओजोन जो होती है वो पेल ब्लू गैस होती है, ठीक है, या फिर उसके अलावा डार्क ब्लू लिक्विड में भी उसको देखा जाता है। और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अगर उनकी हम बात करें तो इसकी जो स्मेल होती है वो काफ़ी ज़्यादा तीखी होती है। और इसकी जो स्मॉल कंसंट्रेशन होती है वो काफ़ी, मतलब उसका कोई खास अफेक्ट नहीं पड़ता है। बट अगर इसकी कंसंट्रेशन को 100 ppm, मतलब कि 100 पार्ट्स पर मिलियन से अगर इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया जाए तो ऐसी सिचुएशन में जो ब्रीदिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल क्रिएट हो जाती है ओजोन की वजह से। अगर यहाँ पे हम इसके ऑप्शंस देखें तो फर्स्ट ऑप्शन है कि ये रेड कलर की गैस होती है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे ये ओडोरलेस होती है, मतलब कि गंधहीन होती है। बट अभी हम बात कर रहे थे कि ये इसकी जो स्मेल है वो काफ़ी ज़्यादा तीखी होती है, तो बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे सी दिया गया है कि स्मॉल कंसंट्रेशन में ये हार्मलेस होती है, तो यही आंसर यहाँ पे सही होगा। तो इसका क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो जिंजर है, ठीक है, जो उसका जो एडिएबल पार्ट होता है या फिर जिसको खाते हैं हम, वो वाला पार्ट जो है वो एक्चुअली में है क्या। तो जिंजर का जो वो पार्ट है उसको एक मतलब रूट की तरह हम बात करते हैं उसके बारे में, उसको बेसिकली राइजोम के नाम से भी जाना जाता है। और जो ये राइजोम होता है ये बेसिकली एक मॉडिफाइड स्टेम, मतलब कि संशोधित तना के नाम से हम इसको जानते हैं, जो बेसिकली जो अंडरग्राउंड सिचुएशन में हॉरिजॉन्टली ग्रो होता है। ओके, हॉरिजॉन्टली इसकी ग्रोथ होती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉस्फीन से रिलेटेड, जिसका केमिकल फॉर्मूला PH3 होता है, ठीक है। और यहाँ पे उसके बारे में 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इनमें से बेसिकली ये पूछा गया है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा नहीं है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है फॉस्फीन की वो बेसिकली पैरामाइडल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, PH3 टाइप की। ठीक है, इस टाइप की इसकी स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि जो बेसिकली जो NH3 होती है जिसको अमोनिया हम बोलते हैं उसकी स्ट्रक्चर से काफ़ी ज़्यादा इसकी स्ट्रक्चर सिमिलर होती है। ये एक कलरलेस गैस होती है और जैसे स्पॉइल्ड फिश होती है उस टाइप की इसकी एक स्मेल होती है। और ये बेसिकली जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज जो होती हैं उन सब में एक डोपेंट की तरह या फिर जिसको अर्धचालक हम बोलते हैं उसकी तरह इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। कि सी स्टेटमेंट में यहाँ पे दिया गया है कि ये गंधहीन होती है, मतलब ऑडोर लेस होती है, बट इसकी जो स्मेल होती है वो स्पॉइल्ड फिश की स्मेल होती है। और यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे अर्थ के क्रस्ट के बारे में पूछा गया है। जो अर्थ का क्रस्ट है उसमें जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उन सब में सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, फिर कौन सा कम पाया जाता है, फिर उसके बाद मतलब कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें बताना है। तो अर्थ का जो क्रस्ट है उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो पाया जाता है वो पाया जाता है ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड नंबर पे आता है सिलिकॉन, फिर आता है एल्युमिनियम, फिर आता है आयरन, ठीक है। और ये जो है अर्थ का क्रस्ट जो है उसका ऑलमोस्ट हाफ पार्ट जो है इनके द्वारा ही कवर किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम इसके क्वेश्चन का ऑप्शन देखें तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, फिर अमोनियम और फिर आयरन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बेसिकली 4 लॉज दिए गए हैं। इन सब में से पूछा गया है कि इनमें से किस लॉ के अंदर ये बात की जाती है कि जो सन होता है, ठीक है, उसके अराउंड में जो प्लानेट होते हैं उनका जो मूवमेंट है वो इलिप्टिकल टाइप से होता है, मतलब उनका जो ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल शेप में होता है। तो जो केपलर का फर्स्ट लॉ है जिसको कि लॉ ऑफ ऑर्बिट्स के नाम से भी जाना जाता है, उसमें बेसिकली ये बात की जाती है कि जो हर प्लानेट जो होता है वो सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। केपलर का जो फर्स्ट लॉ है वो बेसिकली ऑर्बिट्स के बारे में, प्लानेट के जो ऑर्बिट है उनके बारे में बात करता है, उनके जो इलिप्टिकल मोशन है उसके बारे में बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे ग्रेविटी के बारे में पूछा गया है कि जो ग्रेविटी होती है अगर उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है, उसमें बढ़ोतरी हो रही है कोई भी प्लानेट पे, ठीक है,
तो वो इनमें से ये जो चार ऑप्शन है इनमें से किस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो जो ग्रेविटी होती है अगर उसमें एक्सेलरेशन होता है तो वो उसकी जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है उस प्लानेट का जो मास है, रेडियस है और डेंसिटी क्या है उस प्लानेट की, ठीक है। और वहाँ पे जैसे कोई भी बॉडी जो है उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे बात ही नहीं की जाती, उससे इंडिपेंडेंट होती है जो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन होता है। मतलब कि अगर किसी बॉडी की बात की जाए तो उसका मास क्या है, शेप क्या है, डेंसिटी क्या है, उस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे मेन फ़र्क पड़ता है वो जो प्लानेट है उसका मास क्या है, उसकी रेडियस क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हम देखें तो ऑब्जेक्ट वाला जो स्टेटमेंट है कि जो ऑब्जेक्ट का मास है उस पर डिपेंड करती है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इस पे डिपेंड नहीं करती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया कि वो मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होती है जब कोई भी वायर जो है वो ब्रेक हो जाता है, तो उस स्ट्रेंथ को हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो कि मैक्सिमम स्ट्रेस होती है तब तक वो वायर जो है वो खींचता है और उस टेंसाइल स्ट्रेंथ के बाद में वो वायर जो है वो ब्रेक हो जाता है, जिसको कि टेंसाइल स्ट्रेंथ या फिर ब्रेकिंग स्ट्रेस के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स में जो इक्विलिब्रियम की डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है। यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए गए इनमें से तो सबसे पहले अगर हम बात करें जैसे इक्विलिब्रियम डिस्टेंस या फिर जिसको नॉर्मल डिस्टेंस हम बोलते हैं, वो एक्चुअली में क्या होती है। जब दो एटम्स के बीच में जो इंटर एटॉमिक का जो फोर्स होता है अगर वो जीरो होता है तो उस टाइम पे जो उनके बीच में डिस्टेंस होती है उसको इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बोला जाता है, जो हाइड्रोजन के एटम्स में 0.74 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया कि कोबाल्ट जो है वो किस विटामिन का एक कंपोनेंट है। तो कोबाल्ट जो है वो बेसिकली एक विटामिन होता है, विटामिन B12 उसका एक कंपोनेंट है। विटामिन B12 जिसको कि को कोबालमिन के नाम से भी या फिर कोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि वाटर सॉल्युबल विटामिन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन है। वाटर सॉल्युबल के जो विटामिन होते हैं उन सब में, और ये बेसिकली जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं या फिर जो DNA जो होता है उन सब के प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो टर्मरिक होता है जिसको कि हल्दी हम बोलते हैं वो इनमें से कौन से प्लांट की फैमिली को बिलोंग करता है। तो वो टर्मरिक जो है जो बेसिकली कुरकुमा लोंगा का एक प्रोडक्ट है, ये बेसिकली जो भी जिंजर फैमिली के मतलब जिनको कि जिंजी बर्किया के नाम से भी जाना जाता है उस फैमिली को ही ये बिलोंग करता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, ठीक है। और ये जो है काफ़ी ज़्यादा जो मतलब नेटिव अगर इनकी हम बात करें जैसे टर्मरिक है या फिर जिंजर जो है मतलब इस टाइप की जो फैमिली के जो भी प्लांट्स हैं ये ट्रॉपिकली साउथ एशिया जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। ओके, तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरल साइंस के प्रैक्टिस सेट थर्ड से रिलेटेड। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली you guys find it useful, and if you find it useful then do like, share and subscribe to Study Couch. Thanks for watching and have a good day.